हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो सीरीज से द इंडियन पिनल कोड 1860 के बारे में पढ़ेंगे। ये इस सीरीज का पहला वीडियो लेक्चर होगा जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि कोई सेक्शन के बारे में। आपको मैं फिर से बता दूं, आज की हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं द इंडियन पिनल कोड 1860 के बारे में। अब अगर पहला क्वेश्चन बनता है कि ये एक्ट नंबर कौन सा था, तो ये एक्ट नंबर 45 था। कौन से ईयर का था? तो ये एक्ट नंबर 45 1860 ईयर का था। मतलब 1860 में पास होने वाला एक्ट नंबर 45 अगर कोई था तो वो था इंडियन पिनल कोड। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंडियन पिनल कोड कौन से नंबर का एक्ट था, तो 1860 का 45 नंबर का एक्ट था। आगे बढ़ते हैं। आज हम, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि आज हम सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपको पहले बताया एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। अब दूसरी चीज़ है, ये एनेक्ट कब हुआ था। तो इसकी एनेक्टमेंट थी 6 अक्टूबर 1860 को। 6 अक्टूबर 1860 को ये एनेक्ट हुआ था। दूसरी चीज़ आती है कि ये एनफोर्स कब हुआ था। एनफोर्स मतलब ये लागू कब से हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 से। 1 जनवरी 1862 से ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। जम्मू एंड कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 तक रणवीर पिनल कोड लगता था, आईपीसी नहीं लगता था। इसको ड्राफ्ट किसने किया था? तो इसको ड्राफ्ट करने वाले थे थॉमस बेबिंगटन मकाले। थॉमस बेबिंगटन मकाले या टीबी मकाले या लॉर्ड मकाले, किसी भी नाम से आ जाएगा। तो इसका आंसर मिस्टर मकाले था, जिसको आईपीसी को ड्राफ्ट करने वाले मिस्टर मकाले थे, जो उस कमेटी के चेयरमैन थे। और उनके साथ 3 और मेंबर थे, जिनका नाम एक का था मैकलॉयड, एक का था एंडरसन और एक का था मिलेट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से मेंबर्स थे जिन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया है, पहला टीबी मकाले, दूसरे मैकलॉयड, तीसरा एंडरसन और फोर्थ और फाइनल मिलेट। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी लॉ कमीशन द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। तो ये फर्स्ट लॉ कमीशन द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस कोड को और किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। तो इस कोड को एल्फिंसन कोड के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। एक बात ध्यान रखना कि ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन प्री में बार बार पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने इन वीडियो से आपको 80 to 85% क्वेश्चन तैयार करवा दूँ, ताकि आपको और कहीं देखना ना पड़े। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। सो बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव। अगला पॉइंट है, बिफोर 31 अक्टूबर 2019 दिस कोड वॉज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर एज रणवीर पिनल कोड इज एप्लीकेबल। मतलब 31/10/2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं थी। जम्मू एंड कश्मीर में 31/10/2019 से पहले रणवीर पिनल कोड लागू था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास होने के बाद से, लागू होने के बाद से, जो कि लागू हुआ था 31/10/2019 से, तो उस दिन के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी लागू हो गई है। तो अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईपीसी इज एप्लीकेबल टू ऑप्शन ए होल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन सी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो हमारा ऑप्शन होगा होल ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2019 का एक्ट नंबर 34 का नाम क्या था। तो उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब एनेक्ट हुआ? तो ये एनेक्ट हुआ था 9 अगस्त 2019। अब इस एनेक्टमेंट से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले एनेक्टमेंट बताई थी वो बताई थी आपको आईपीसी की एनेक्टमेंट।
और ये मैं बता रहा हूँ आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अमेंडमेंट। तो इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछा जाए आईपीसी के अमेंडमेंट, वो आईपीसी के एनेक्टमेंट, तो आप बताएंगे अक्टूबर 1860। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के एनेक्टमेंट, तो आप बताएंगे 9 अगस्त 2019। अब हमें आईपीसी के अंदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, जो कि बेसिकली होंगी। एक तो 2013 की। 2013 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी निर्भया वाले केस के अपराधियों को फांसी हुई है और वो इसी साल हुई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, जब वो अमेंडमेंट वाले सेक्शन आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। और एक पूछ रहेगा आपसे इम्पोर्टेंट 2018 के अमेंडमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2013 और 2018 की इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं सबको ध्यान में रखते हुए चलूंगा, लेकिन 2013 और 18 को तो हमें ध्यान से पढ़ना ही है। अब हम बात करेंगे, आईपीसी में सेक्शन है टोटल 511 और आईपीसी में चैप्टर है टोटल 23। अब आज हम शुरुआत करते हुए एक चीज पढ़ेंगे कि एक क्राइम को होने में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ऐसी कौन सी स्टेजेस पार की जाएंगी तब जाके एक एक्ट कोई क्राइम बनेगा। तो सबसे पहला है हमारा इंटेंशन। जब तक हमारा इंटेंशन नहीं है तब तक कोई भी एक्ट क्राइम नहीं है, और इन बात को मैं इनकी मैगजीन से भी बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है इंटेंशन। अब इंटेंशन है, उसके बाद हमने प्रिपरेशन करी। पहला हुआ इंटेंशन, दूसरा हुआ प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन करने के बाद हमने उस कार्य को अंजाम दिया, अटेम्प्ट हो गया, और अटेम्प्ट के बाद जब वो कार्य पूरा हो गया तब जाके वो एक अपराध बनता है। मतलब जब तक ये चार चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक कोई भी एक्ट अपराध नहीं होगा, जिसमें सबसे पहले और मुख्य जड़ है इंटेंशन। अगर कोई कार्य करते हुए आपकी इंटेंशन नहीं थी तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसकी अभी कुछ मैगजीम्स आएंगी, उससे आपको और क्लियर होगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये चार चीज ध्यान रखना। सबसे पहले आपका इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन के बाद आप प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन के बाद आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, और अटेम्प्ट करने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इन चार स्टेप के बाद आपका कोई भी एक एक्ट क्राइम बन जाएगा। अब इस चार्ट को प्रूव करते हुए हमारे पास कुछ 3-4 मैगजीम्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मैन सिट रिया, इसके हिंदी में मीनिंग अपराध के लिए मनस्थिति की अनिवार्यता। मतलब जब कोई आप ऑफेंस करेंगे तो आपका स्टेट ऑफ माइंड भी उस ऑफेंस करने के लिए होना चाहिए। इसका दूसरा मीनिंग हिंदी में, मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है। इसको आप इस तरीके से समझिए, सपोज मैंने मिस्टर ए की कनपट्टी पे बंदूक रख दी और उसको बोला कि तू मिस्टर बी का मर्डर कर गया। अब उसने हालांकि अपनी जान बचाने के लिए बी का मर्डर तो कर दिया, पर क्या उसका इंटेंशन बी का मर्डर करने का था? नहीं था। उसने खून क्यों किया? क्योंकि मैंने उसको इमीडिएट डेंजर ऑफ लाइफ में डाल दिया था। अब जब कभी ट्रायल होगा और वो कोर्ट को ये बताएगा कि मिस्टर मनीष ने मेरी कनपट्टी पे बंदूक रखी थी तब जाके मैंने खून किया, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो उस केस में उसके ऊपर वो चार्जेस नहीं लगेंगे, उसके लिए लायबल मैं होऊंगा। और वो कैसे होगा वो हम आगे आने वाले सेक्शनों में पढ़ेंगे। इसका एक मीनिंग और ये होता है इंग्लिश में, एक्ट इज नॉट अ क्राइम अनलेस इट इज कमिटेड विद पर्टिकुलर क्रिमिनल इंटेंशन, जिसको कि हम मेंसिया कहते हैं। वो कोई भी एक्ट जब तक क्राइम नहीं होगा जब तक उस एक्ट को करने में मेरी कोई पर्टिकुलर इंटेंशन नहीं थी, मेरा कोई पर्टिकुलर मेंसिया नहीं था, और मेंसिया को हम बोलते हैं गिल्टी माइंड।
मतलब उस अपराध को करने में जब तक मेरा कोई इंटेंशन गिल्टी नहीं था, मेरा कोई माइंड गिल्टी नहीं था, तब तक वो मेरा एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा। दूसरी मैगजीन में आते हैं, नॉन एस्ट रेविस निसी मैनसिट्रिया। इसका मीनिंग, यदि कोई आपराधिक मस्तिष्क नहीं है तो वह अपराध नहीं है। ऊपर वाली बात है, जब तक मेरा दिमाग किसी भी ऑफेंस के लिए तैयार नहीं है, जब तक उस ऑफेंस को करने के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं, तब तक वो मेरा एक्ट किया गया कोई भी हो, वो ऑफेंस नहीं होगा। वो हम जब एक्सेप्शंस वगैरह पढ़ेंगे तब मैं आपको इसमें और चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इन मैगजीन्स को इसी तरीके से समझें। एक्टस में इनवाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। कार्य स्वयं किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका आशय भी ऐसा ना हो। यहाँ पे भी सीधी सीधी इंटेंशन की बात कर दी है। अब अगर कोई आपको धमका दे कि मैं आपको मार दूंगा, और आपने उसके इन्फ्लुएंस में आके कोई ऑफेंस कर दिया, तो क्या उस टाइम पे आपकी मनस्थिति थी कि मैं ये ऑफेंस करूंगा? नहीं थी। क्या आप मेंटली थे कि मैं इसको मारूंगा? नहीं थे। आपने क्यों किया? क्योंकि आपको इमीडिएट डेंजर ऑफ लाइफ था, आपको उस आदमी से अपने जीवन का खतरा था, तो आपने अपना जीवन बचाने के लिए किसी को मारा। लेकिन वो जब मारा तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, आपने मजबूरी में मारा। अगली, एक्टस रियस, जिसको हम कहते हैं आपराधिक कृत्य। और एक लास्ट है आपका कल्पा, जिसको हम बोलते हैं अपराध। तो आज का ये वीडियो सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन देने के लिए था। अगली वीडियो से हम सेक्शन वाइज चलेंगे, जिसके अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक इलस्ट्रेशन करवाई जाए, उसके अंदर आने वाला एक एक केस लॉस करवाया जाए, और उसके अंदर यूज होने वाली एक एक मैगजीन करवा दी जाए, ताकि आपको एंड पॉइंट में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो, सजेशंस हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे और इम्प्रूव कर सकूंगा। और आपके लिए एक संदेश, स्वदेशी अपनाएं, भारत को सशक्त और स्वावलंबी बनाएं। थैंक यू।